Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to study about mechanical peptides and glasswares that are used in laboratories while performing any experiment. In the previous lecture, we have discussed about SOPs. We have also discussed about accuracy, precision, and balances. Now, today in this lecture, we will see what is mechanical peptide, what is the use of mechanical peptides in laboratories, how mechanical peptides look like, and we will also study about the different types of glasswares. We will see what is the use of glassware, and we will also study about how glassware is manufactured and which type of glassware is used for performing a particular experiment. So let's get started with the topic. The first is mechanical peptide. So mechanical peptide somewhat look like this that we use in the laboratories for performing the experiments. Now let's see the definition of mechanical peptide. So mechanical peptides, that is automatic peptiders, are standard equipment in many analytical laboratories. This is due to their convenience, precision, and acceptability, accuracy when used properly and then calibrated. The Pipette Man mechanical peptide is an example of continuously adjustable design. Now, before moving to the operation, let me tell you mechanical peptide in detail कि mechanical peptide होता क्या है. So जो mechanical peptide है, सिंपल सी अगर बात करें कि मैकेनिकल पेप्टाइड का क्या यूज़ है, तो जब भी हम जो ये पेप्टाइड्स होते हैं ये यूज़ होते हैं जब भी हमें प्रिसाइज ट्रांसफ़र करना होता है किसी भी लिक्विड का. जब भी हम कोई लिक्विड को ट्रांसफ़र करते हैं विद अ प्रिसाइज वैल्यू, तब हम मैकेनिकल पेप्टाइड का यूज़ करते हैं. मैकेनिकल पेप्टाइड का यूज़ कैसा, अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो डायग्राम में देखें कि जो मैकेनिकल पेप्टाइड्स हैं ये कंट्रोल हो रहे हैं विद अ पिस्टन, और इसको हम प्लंजर भी कहते हैं, और इसको आप अपने थंब से प्रेस करते हो. यूजुअली आप मैकेनिकल पेप्टाइड्स को जब पकड़ते हो तो यू प्रेस द अपर पार्ट विद योर थंब. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल पेप्टाइड्स. तो 3 डिफरेंट टाइप्स की पेप्टाइड्स होती हैं. फर्स्ट है ओपन एंड पेप्टाइड्स, सेकेंड इज बैक्टीरियोलॉजिकल पेप्टाइड्स, एंड द लास्ट इज एस्पायरेटिंग पेप्टाइड्स. जनरली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पेप्टाइड एंड व्हाट इज़ इट यूज़. हम पेप्टाइड, मैकेनिकल पेप्टाइड्स हैं या कोई भी पेप्टाइड्स हैं, इनका क्या यूज़ है या ये क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. तो इसमें हम क्या करते हैं, टू ट्रांसफर अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. एक मेजर्ड वॉल्यूम है लिक्विड की, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम पेप्टाइड्स का यूज़ करते हैं. अब पेप्टाइड किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो अगर हम इसकी जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग अ पेप्टाइड इज़ दैट द यूज़र विल सेट अ वॉल्यूम टू अ एस्पायरेट एंड डिस्पेंस, मतलब वॉल्यूम को सेट करते हैं पुल इन में और उसको डिस्पेंस कर दें, पुश आउट कर देते हैं जहाँ पर आपको अपना लिक्विड को डालना है. देन कम्स द ऑपरेशन. कैसे ऑपरेट करते हैं हम मैकेनिकल पेप्टाइड को, लेट्स सी दैट. सो सेट अ डिज़ायर्ड वॉल्यूम ऑन अ डिजिटल माइक्रोमीटर वॉल्यूमीटर. एक आपने डिज़ायर्ड वॉल्यूम आपने सेट कर दिया है डिजिटल माइक्रोमीटर में या वॉल्यूमीटर में. देन अटैच अ डिस्पोजेबल टिप. अगर इसके डायग्राम को आप देखो तो जो इसकी टिप है, तो यहाँ पर आप डिस्पोजेबल डिप्स की यूज़ करते हैं जो कि आफ्टर एवरी यूज़ यू कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन. सो अटैच अ डिस्पोजेबल टिप टू द शाफ्ट ऑफ द पेप्टाइड and press to a firmly with a slight twisting motion to ensure a positive airtight seal. Then disperse the plunger to the first positive stop.
सबसे पहले आप लोगों ने प्लंजर को डिस्प्रेस करा, जो आपका फर्स्ट पॉजिटिव स्टॉप है. देन holding the mechanical peptide vertically, immerse the disposable dip into the same liquid to a depth indicated, specific to the maximum volume of the peptide. और इसकी डिफरेंट वॉल्यूम्स होती हैं. फॉर एग्जांपल P20, P100, 200, 500, 1000, 5000 रिस्पेक्टिवली इनकी जो पेप्टाइड्स की वॉल्यूम होती हैं. देन आफ्टर दिस जो प्लंजर को आप अलाउ करते हो टू स्लोली रिटर्न टू द अप पोजीशन. नेवर परमिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेवर परमिट इट टू स्नैप अप, दैट इज दिस विल सक लिक्विड इनटू द पेप्टाइड मैकेनिज्म कॉजिंग इनएक्यूरेट. तो कभी भी आपको पेप्टाइड को स्नैप अप नहीं करना है. क्यों? क्योंकि जब लिक्विड स्टक हो जाएगा तो आपको इनएक्यूरेट मेजरमेंट देगा. उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू वेट फॉर 1 or 2 seconds to ensure that the full volume of sample is drawn into the tip. फिर क्या करना है, इफ़ द सोल्यूशन इज़ विस्कस, अगर कोई सोल्यूशन विस्कस है, फॉर एग्जांपल ग्लाइसरॉल आपने यूज़ किया, तो आपको थोड़ा सा और टाइम वेट करना है. विड्रॉ अ टिप फ्रॉम सैम्पल लिक्विड, सैम्पल लिक्विड से आप हटा लो. यू शुड एनी लिक्विड रिमेन ऑन द टिप ऑफ द, तो अगर आप देख रहे हो कि अगर टिप पे कोई भी लिक्विड रिमेनिंग रह जाता है तो उसको आप वाइप ऑफ कर दो. कोई भी एक टिंट फ्री क्लॉथ से, या आप टिश्यू पेपर्स का भी यूज़ कर सकते हो. उससे आपको जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसको आपको वाइप ऑफ कर देना है. देन आप क्या करोगे, टू डिस्पेंस सैम्पल, place the tip against the side of the vessel and disperse the plunger slowly past the first stop until the second stop is reached. अगर आप इसका टेबल, अभी हम लोग टेबल भी देखेंगे 1.3, अगर इसकी जो टेबल देखिए 1.3 की, तो अप्रोप्रिएट किस तरीके से, आपने P20D आपने यूज़ किया तो इसका टाइम लिमिट है 1 सेकेंड. अगर आपने 500D यूज़ किया तो इसका टाइम लिमिट है 1.2 मिनट्स, सॉरी सेकेंड्स. देन अगर 5000D यूज़ किया देन 2 to 3. तो डिपेंडिंग कि आप कौन सी पेप्टाइड यूज़ कर रहे हो, क्या वॉल्यूम सेट कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम इज सेट. देन विद अ प्लंजर फुली डिस्पर्स्ड, withdraw the mechanical peptide from vessel carefully with tip sliding along the wall of the vessel. Then फिर क्या करना है, allow the plunger to return to the top position. फिर आप उसको टॉप पोजीशन पे वापस से रिटर्न कर देते हो. आफ्टर यू परफॉर्मिंग द होल एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू डिस्कास्ट द टिप बाय डिस्पर्सिंग द टिप ejector button smartly. A fresh tip should be used for the next experiment. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम टिप को क्यों डिस्पर्स कर देते हैं, वाई वी आर यूजिंग इन द सिंगल जो डिस्पोजेबल ट्रिप है उसको हम लोग क्यों मतलब कि डिस्कार्ड कर देते हैं, व्हाट इज़ द यूज़. सो डिफरेंट सोल्यूशन और वॉल्यूम इज़ टू बी पेप्टेड. मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट 1 में जो सोल्यूशन यूज़ किया है वही सेम सोल्यूशन आप एक्सपेरिमेंट 2 में भी करोगे, ऐसा नहीं होता. तो हर एक एक्सपेरिमेंट का जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट है, उसकी वॉल्यूम डिफरेंट है. सेकंड क्या है, अ सिग्निफिकेंट रेसिड्यू एग्जिस्ट इन द टिप. अगर कोई लेफ़्ट ओवर रेसिड्यू रह गया तो ऑब्वियसली जब उसको आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हो तो देयर आर चांसेस कि आपको जो वैल्यूज़ हैं तो वो इनएक्यूरेट मिलेंगी. सो दिस इज़ वी हैव डिस्कस्ड. Then pre-rinsing. What is pre-rinsing? Peptide very viscous solution or organic solvent, peptiding a very viscous solution or organic solvent will result in a significant film being retained on the side of the on the side wall of the tip. This will result in an error that will be larger than tolerance specified if the tip is only filled once. सो अगर आप पेप्टाइडिंग कर रहे हो कोई भी विस्कस सोल्यूशन की या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, तो एक वो सिग्निफिकेंट फिल्म देता है, रिजल्ट करता है, जो कि आपकी रिटेन ऑन द साइड ऑफ वॉल ऑफ द टिप.
This film remains relatively constant in successive peptiding with the same tip, accuracy may be improved by filling the tip. इसीलिए that is the reason we are pre-rinsing this. Note करना है, note that the non-wettability of the polypropylene tip is not absolute and that pre-rinse will improve the precision and accuracy when peptiding any solution. तो जो प्री रिंजिंग है व्हाट इट विल डू, इट विल इम्प्रूव द प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी व्हेन पेप्टाइडिंग एनी सॉल्यूशन. सो दैट इज द रीजन वी आर प्री रिंजिंग. देन कम्स पेप्टाइडिंग सोल्यूशन ऑफ वेरिंग डेंसिटी और विस्कोसिटी. अगर आपका जो सोल्यूशन है, ऑब्वियसली हर एक सोल्यूशन की डेंसिटी एंड विस्कोसिटी अलग अलग होगी, तो उन सोल्यूशन की कैसे हम पेप्टाइडिंग करते हैं. सो द कॉम्पेंसेशन फॉर सोल्यूशन ऑफ वेरिंग विस्कोसिटी और डेंसिटी इज पॉसिबल विद एनी एडजस्टेबल पेप्टाइड बाय सेटिंग अ डिजिटल माइक्रोमीटर स्लाइटली हायर और लोअर देन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम. The amount of compensation is determined empirically. Also, when dispersing viscous liquid, it will help to wait 1 second longer at the first stop before dispersing to the second stop. Then comes the glassware. So, glassware काफ़ी टाइम से we are using. I think हम लोगों ने जब केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे तब से वी आर यूजिंग ग्लासवेयर. तो नाउ लेट्स सी कि ग्लासवेयर क्या होता है. सो द ग्लास इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबोरेटरी वेसल्स. देयर आर मेनी ग्रेड्स एंड टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर टू चूज from ranging from student grade to the other possessing specific property such as resistance to thermal shock or alkali, low boron content and super strength. The most common type is a highly resistant borosilicate glass such as that manufactured by Corning Glass Works under the name Pyrex or by Kimball Glass Co. as Chemex. Brown amber actinic glassware is available which blocks UV and IR light to protect sun-sensitive solution and samples. Most glassware has a polar surface. Glassware can be treated to deteriorize the surface to make it non-polar, which is required for some assays. However, acid washing will remove this non-polar layer. Since we know जो glass है ये एक this material is widely used in the laboratory. अगर हम स्टूडेंट ग्रेड से देख लें एक हायर स्टडीज़ तक की जितने भी लैब्स हैं वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स आर मेड अप ऑफ ग्लास. किस टाइप के ग्लासेस आर यूज्ड? जिसमें बोरॉन कंटेंट कम हो, जो थर्मल शॉक को रेजिस्ट कर सके, इवन जिसकी जो स्ट्रेंथ हो वो सुपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए. तो दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग द ग्लास. तो the most common type of glass where material is used. Now let's see what are the different types of laboratory glasswares that are used in labs. So this table is divided into 4 sections, that is hematology, biochemistry, microbiology and serology. So जो hematology है इसमें किस टाइप्स की हमारे ग्लासवेयर यूज़ होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ ब्लड शिमर स्लाइड्स, सेकेंड इज़ ब्लड टेस्ट ट्यूब्स, थर्ड इज़ ब्लड प्लाज्मा ट्यूब्स. बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब्स, पाइपेट्स और फ्लास्क यूज़ होते हैं. माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब्स होती हैं वहाँ पर ग्लास कल्चर मीडिया और पेट्री डिशेस का यूज़ होता है. देन सेरोलॉजी की अगर बात करें तो वहाँ टेस्ट ट्यूब और एंटीसीरिया यूज़ होता है. सो दिस इज़ द ग्लासवेयर्स जो डिफरेंट टाइप्स की लेबोरेटरी में यूज़ होता है. अब हेडिंग आती है चूजिंग ग्लासवेयर और प्लास्टिक वेयर. तो अब किन बेसिस पे हम ग्लासवेयर यूज़ करते हैं
और किस बेसिस पे हम प्लास्टिक वेयर्स यूज़ करते हैं वो देखते हैं. सो द reagent and standard solution should be stored in borosilicate or polyethylene bottles. Second, certain dilute metal solution may plate out on glass container wall over a long period of storage. Thus, dilute metal standard solution should be prepared fresh at the time of analysis. Third is a strong mineral acid and organic solvent will readily attack polyethylene. These are best stored in glass or resistant plastic. Borosilicate glassware is not completely inert, particularly to alkalis. Therefore, standard solution of silica, boron and alkali material such as NaOH are usually stored in polyethylene bottles. So there are certain materials that are stored in glass, whereas कुछ materials ऐसे हैं मीन सोल्यूशन है जो हम लोग ग्लास की बॉटल्स में स्टोर करते हैं. जो हमारे बोरोसिलेट ग्लासवेयर्स हैं ये कम्प्लीटली इनर्ट नहीं होते हैं, इसीलिए मतलब कुछ एल्कलाइज के लिए तो उस टाइम पे जो एल्कलाई मटेरियल होता है वो जनरली हम लोग पॉलीइथाइलिन बॉटल्स में स्टोर करते हैं. नाउ कमिंग टू द वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर. वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर क्या होता है? So, accurately calibrated glassware for accurate and precise measurement of volume has become known as volumetric glassware. This group include volumetric flask, volumetric peptide, and accurately calibrated burettes. Less accurate types of glassware including graduated cylinders, serology pipettes, and measuring pipettes have also have a specific use in analytic laboratory when extract volume from unnecessary. Volumetric flasks are used in preparing standard solution but not for storing reagent. So जो हमारे वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर्स क्या होते हैं कि जब भी हमें कोई भी एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड ग्लासवेयर हमें यूज़ करना होता है किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कि जो आपकी वॉल्यूम हो उस लिक्विड की उसकी एक एक्यूरेट वॉल्यूम होनी चाहिए, उसको मेजर करने के लिए जो हम ग्लासवेयर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर. वाई इट इज़ यूज्ड? just for measuring just for taking accurate measurement of volume. अब इस ग्रुप में जो वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर है इसमें कौन कौन से ग्लासवेयर्स आते हैं? द फर्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, सेकेंड इज वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट एंड थर्ड इज एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड ब्यूरेट्स. अब जो हमारे लेस एक्यूरेट टाइप्स होते हैं जिसमें जब हमें बहुत एक्यूरेट हो सब मेजरमेंट करना हो तो ये वाले हम यूज़ करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक पाइपेट. और जब हमें लेस एक्यूरेट करना तो उस टाइम पे वी यूज़ सिलेंडर, सेरिकोलॉजिकल पाइपेट्स. अब ये वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लास्क होते हैं इनको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए, बट इसमें हम रिएजेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं. तो ये बात हो गई हमारी वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर की. नाउ कमिंग टू क्लीनिंग ऑफ ग्लास और पोरोसिलीन. अब दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका ग्लासवेयर है उसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे. क्यों? क्योंकि ग्लासवेयर्स में क्या है आप डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं. जब डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स यूज़ होते हैं और केमिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी हैज़ार्डियस होते हैं तो जाहिर है कि जो ग्लासवेयर में जब आप उस केमिकल को रखते हो तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट इट इज़ द ड्यूटी टू क्लीन दैट ग्लासवेयर. क्योंकि आपको जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसमें कोई रीडिंग में कुछ गलत रीडिंग ना आ जाए, कोई कंटामिनेशन ना हो जाए, इसलिए हमें ग्लासवेयर को क्लीन करना है. तो कैसे करते हैं? द मेथड ऑफ क्लीनिंग शुड बी अडेप्टेड to both the substances that are to be removed and determination to be performed.
Water soluble substances are simply washed out with hot or cold water and vessel is finally rinsed with successive small amounts of distilled water. Other substances more difficult to remove, such as lipid residues or burned materials, may require the use of detergent, organic solvent, nitric acid, or aqua regia, that is 25% volume by volume concentration of HNO3 in concentration HCl. In all the cases, it is good practice to rinse the vessel with tap water as soon as possible after use. Material allowed to dry on glassware is much more difficult to remove. So जो हमारी मेथड ऑफ क्लीनिंग है, इसका बेसिक एम क्या है? जस्ट टू क्लीन द रेसिड्यू दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लास. अब जो वाटर, इसमें क्या है ना, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक सोल्यूशन बनाया, वो आपने जब टेस्ट ट्यूब्स में डाले या फ्लास्क में डाला, क्योंकि उसमें वाटर सॉल्यूबल है, तो उसको आप हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से भी, रनिंग वाटर में उसको वॉश कर सकते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. पर जो ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें आता है लिपिड रेसिड्यू हो गया या कोई बर्न्ड मटेरियल हो गया, तो उनको रिमूव करने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आती है. तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट का या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं. जैसा अगर हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड यूज़ किया, तो कितना वॉल्यूम करेंगे नाइट्रिक एसिड का? 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ HNO3 इन कॉन्सेंट्रेशन या HCl का. अब सबसे पहली गुड प्रैक्टिस है वॉशिंग ग्लासवेयर की रनिंग वाटर से, मतलब उसको फ़ौरन से आप वॉश कर दो, क्योंकि मटेरियल उस टाइम बिल्कुल मतलब कि फ़ौरन ही आपने एक्सपेरिमेंट किया तो ऑब्वियसली वाटर से वो रिमूव हो जाएगा. बट अगर मटेरियल में जो ग्लासवेयर है उसमें जो भी मटेरियल है उसको छोड़ दिया आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट और वो ड्राई हो गया, तो ड्राई मटेरियल को रिमूव करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन कि जो तुरंत मटेरियल आप रिमूव कर सकते हैं. तो इसीलिए जस्ट मेक श्योर while performing any experiment कि to remove the material as soon as possible, और उसको ड्राई होने के लिए हमें नहीं छोड़ना चाहिए. Then coming to, these are certain glasswares that is used in the experiments. So have a look. So I hope you have understood this glassware and pipette. So there are certain types of question that can be asked in the exams. Let's discuss that type of question. They can ask you about mechanical pipette, कि mechanical pipette क्या होती है, what is the operation of mechanical pipette. Then they will ask you about pre-rinsing, what is the principle of pre-rinsing. Even they will ask you about the glasswares, explain the different types of glasswares that are used in the laboratory. What are the steps that you have to take while choosing the glassware. Then they will ask you about the volumetric glassware, what is the use of volumetric glassware, and which name different types of volumetric glasswares जो हमारे यूज़ होते हैं, and how you clean the glass or porcelain glassware. So these are the types of the question that can be asked in the exams. So I hope you have understood the lecture. Thank you, and please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can reach to our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.